साथियों, सेट 1 से लेकर 12 तक जो है इस प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस करी है। आज सेट 13 से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपने से जितने लोग हैं जो ये देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये डिस्क्लेमर के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके रिस्पॉन्स इतने अच्छे आ रहे हैं तो मुझे जल्दी से जो है ये वीडियोस बनाने की जो है वो जरूरत पड़ी। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर कुछ एक्सप्लेनर भी जो है साथ में डालिए। तो मैं उनसे कहूंगा कि एक्सप्लेनर नहीं डाल सकते क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी और जिस एक्सप्लेनर की आप बात करेंगे वो कहीं ना कहीं इस पूरे सेट की जब डिस्कशन करेंगे तो वो क्वेश्चंस के रूप में आएगी ही आएगी। और मैं आपको बार बार जो है मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पीवाईक्यू हो सकते हैं या मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको आप ध्यान में जो है वो रख कर करेंगे तो चीजें जो है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़े क्या? ठीक है, तो कह रहे हैं कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जो जन्म है वो मिथिला के क्षेत्र में हुआ था? साथियों, पहला क्वेश्चन ही जैन तीर्थंकर से है। बिहार जैनों की भूमि रही है। जैन और बौद्ध धर्म जो है वो उनका उदय भी एक तरीके से आप देखेंगे तो बिहार मगध के क्षेत्र में जो है वो हुआ। तो कह रहा है कि जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ। तो मल्लीनाथ और नेमिनाथ ये दो जैन तीर्थंकर थे जिनका जो है वो अ, जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ। तो आप अगर आपको कहना हो तो आप आंसर जो है वो डी मारेंगे। क्या मारेंगे? डी। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मल्लीनाथ और नेमिनाथ दोनों जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ। आगे बढ़ते हैं। मगध की परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों, ये पिछले पीवाई जो सेट में भी क्वेश्चंस था और मैंने आपको बताया था कि परवर्ती गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात है। तो गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश खत्म हो रहा है तो इसका जो अंतिम शासक होगा वो जीवित ही होगा। तो जीवित गुप्त जो है मतलब कि कोई कोई वंश खत्म हो रही है, उसका अंतिम शासक जो है, विडंबना देखिए, उसके अंतिम शासक का नाम है जीवित। जीवित गुप्त जो है वो जीवित गुप्त दो, वो गुप्त परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक है। तीसरा है कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? साथियों, काल की समाप्ति के पश्चात जो है वो मोखरी वंश का शासन जो है वो स्थापित हुआ। उस मोखरी के बाद जो है वह पाल वंश का शासन देख सकते हैं। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं थे? साथियों, कनिष्क के जो दरबार में कौन से विद्वान नहीं थे, इनका सही उत्तर होगा कालिदास। कालिदास का कनिष्क के जो है वो दरबार में थे? बिल्कुल, कनिष्क के दरबार में बिल्कुल नहीं थे। वसुमित्र और नागा अर्जुन ये कनिष्क के दरबार में थे। अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्षों बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? तो अपने शासन के जो है वो अशोक ने अपने शासन काल के 10वें वर्ष के बाद, कितने वर्षों में? शासन के 10वें वर्ष में जो है बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी। कह रहा है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर बिंदुसार के यहाँ भेजा था? ध्यान से, बिंदुसार के यहाँ किसे भेजा था? तो डाइमेकस को भेजा था। तो जो है बिंदुसार के यहाँ किसे भेजा था? तो डाइमेकस को भेजा था। ठीक है, एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था बिंदुसार के राज दरबार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है। ये हमेशा ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप इसे बिंदु को से क्या होगा, एक बिंदु से जो है आप डाई कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं। कोई जो है कुछ भी आप उलूल जलूल किसी भी तरीके का एक क्लू, एक जो है वो एक्रोनिम्स जो है वो बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे। चलिए आगे बात करते हैं। वैदिक साहित्य में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? साथियों, वैदिक साहित्य में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग होता हुआ आपको दिखेगा। कह रहा है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस जिले से है? आर्यभट्ट का संबंध बिहार के पाटलिपुत्र से था। आर्यभट्ट का संबंध बिहार के पाटलिपुत्र से था। नौवां प्रश्न है कि पाल कालीन कलाकार
बिट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? साथियों, बिट्ठपाल जो है वो नालंदा के निवासी थे, जो पाल काल में एक जो है बड़े कलाकार के रूप में आते हैं। और जब आप मेंस का पढ़ेंगे, बीपीएससी मेंस, उसमें पाल काल जो है एक तरीके का मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस में कवर करता है, तो वहां आपको ऐसे नाम्स लिखने पड़ते हैं। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, अली मर्दान खान। कोई अली मर्दान खान, क्योंकि देखो इसमें मर्द आ रहा है, कोई मर्द ही व्यक्ति होगा जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या की करी होगी, ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि बख्तियार खिलजी ही वो व्यक्ति था कि जिसने, आप देखेंगे कि पहला तुर्क था जो बिहार के ऊपर आक्रमण करता और गंदे तरीके से आक्रमण करता, नालंदा विश्वविद्यालय तक को जला देता है। 11वां नंबर है कि सिकंदर लोदी ने 1495 और 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नोहानी को उपशासक के रूप में जो है वो बिहार में नियुक्त किया था? तो दरिया खान नोहानी को सबसे पहले नियुक्त किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और किस शासक, बंगाल के किस शासक को पराजित करके ये उन्होंने जो है दरिया खान नोहानी को जो है वो बैठा था? हुसैन शाह सरकी। ये हमने पहले भी डिस्कस करी है। 11 नंबर प्रश्न आपके लिए नया होगा, क्योंकि आप जो है वो कंटिन्यूअस वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे। 1 से 12 तक के ही जितने हमने एमसीक्यू पढ़े हैं उसमें ये हमने डिस्कस करी है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को जो है वो हराकर दरिया खान नोहानी को बिहार का उपशासक बनाया। आगे है शेरशाह और हुमायूं के बीच जो है चौसा का युद्ध कब हुआ? शेरशाह और हुमायूं के जो बीच है वो चौसा का युद्ध कब हुआ? साथियों, चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में होता है। अच्छा, 1539 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। शेरशाह और हुमायूं का के बीच जो युद्ध है 1539 में होता है। कह रहा है कि शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां के काल में शाहिस्ता खां बिहार की गद्दी पर बैठा था। शाइस्ता खां जो है बिहार का सूबेदार था, यानी एक मुख्यमंत्री कह सकते हैं, सूबे का जो है प्रमुख सूबेदार कहलाता है। कह रहा है कि मॉडर्न बिहार से सवाल है कि बिहार में के दानापुर में सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कब किया था? बिहार के दानापुर में सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कब किया था, ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1857 को जो है वो विद्रोह किया था। 25 जुलाई 1857 को जो है वो दानापुर कैंट में जो है वो विद्रोह हुआ था। कह रहा है बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन का दिवस कब मनाया गया? साथियों, बिहार में जो राखी बंधन का दिवस है 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? अलग प्रांत का दर्जा जो है बिहार को 1912 में प्राप्त हुआ। किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में प्राप्त हुआ। और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी? तो जैनुद्दीन हैबत जंग। जैनुद्दीन हैबत जंग की जो हत्या है वो अफगानों ने कर दी। ये भी हमने प्रीवियस जो है वो पढ़ रखा है। शेर खां यानी शेरशाह सूरी के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, सासाराम के जागीरदार थे। हाँ, शेरशाह सूरी के टॉम भी सासाराम में ही इसलिए आपको देखने को मिलता है। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में इसे किसने नेतृत्व दिया? तो इसे पुस्तक विक्रेता पीर अली ने जो है वो नेतृत्व किया था। पीर अली ने नेतृत्व किया था। फिर इन्हें फांसी भी उसी महीने हो गई थी। कह रहा है कोल विद्रोह कब हुआ था? साथियों, कोल विद्रोह जो है 1831 ईस्वी में हुआ था। 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह। कह रहा है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? साथियों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है ये महात्मा गांधी से मिले थे और वहां चंपारण आने की जो है इन्होंने बाकायदा ऑफर करी थी। कह रहा है बर्नियर जो है, जो ब्रिटिश यात्री बर्नियर है, वो किसके शासनकाल में बिहार आया? क्या हमने इसे पहले पढ़ रखा है क्या? बिल्कुल, बर्नियर जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में बिहार आया। मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि बर्नियर में बर्न है
और किसी भी मुगल शासक में जो बर्न जलाने वाली अगर किसी को कैटेगरी में देंगे तो वो औरंगजेब ही एक तरीके की कैटेगरी में आएगी। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है, आपको बस दुखी नहीं होना है अगर नाम में आपको दिक्कत हो रही है तो। मुगल शासक फारुखसियार का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये पटना में कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1713 ईस्वी में जो है फारुखसियार का पटना में राज्याभिषेक हुआ था, 1713 ईस्वी में। और यही देखेंगे, यही फारुखसियार ने जो 1717 ईस्वी में जो है फरमान जारी किया था, किसको? ब्रिटिशर्स को। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद जो है वो पटना कब आए थे? सैयद अहमद पटना 1821 में आते हैं और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या रहता है पूरे भारत में? पटना ही रहता है। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, जिनका पटना में आगमन 1821 में हुआ था। निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? साथियों, बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? क्या राजेंद्र प्रसाद थे? बिल्कुल थे। ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ये तो ब्रजकिशोर प्रसाद हमेशा आपको दिखेंगे महात्मा गांधी के साथ ही। मजरुल हक थे, बिल्कुल थे। मौलाना नूरुल हसन थे। सारे लोग आपको बिहार में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में जो है आपको दिखेंगे। और ये ब्रजकिशोर प्रसाद हो, राजेंद्र प्रसाद हो, आपको चंपारण सत्याग्रह में भी दिखेंगे महात्मा गांधी के साथ। कह रहा है संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की 19 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 243 जी। 243 जी में जो है वो बताया गया है कि 29 कार्यकारी जो विषय वस्तु हैं उन पे पंचायतों के जो है वो हक हैं, उन पे वो कानून बना सकते हैं। कह रहा है ग्राम सभा के गठन के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा की गठन के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 250 होनी चाहिए, एक ग्राम सभा। और एक पंचायत की के लिए कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 7,000 व्यक्ति हो तो एक पंचायत का गठन किया जा सकता है। कह रहा है किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? इसका सही उत्तर है 7। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थाई समिति होते हैं? तो 7 अस्थाई समिति होते हैं। कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1952 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। यानी ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था ना, एक पायलट प्रोजेक्ट था। इस यानी आप कह सकते हैं कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुरुआती प्रोटोटाइप जो है वो सामुदायिक विकास से कार्यक्रम कह सकते हैं। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे एकदम से आप याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं वो बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर बने थे भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? साथियों, राज्यपाल की शपथ से संबंधित है 159। 159 जो है राज्यपाल के शपथ से संबंधित है। अब आइए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार हो जाना चाहिए? अनिवार्य है ये स्वीकार हो जाना। तो इसका सही उत्तर है 6 सप्ताह के भीतर जो है वो स्वीकार हो जाना चाहिए। अगर राज्यपाल ने किसी अध्यादेश को जारी किया है और उस समय विधानसभा जो है वो सत्र में नहीं थी, तो जैसे ही विधानसभा खुलेगी उसके 6 सप्ताह के भीतर वो जो कानून है वो पास कराना जरूरी है। ठीक है, तो 6 सप्ताह अनिवार्य है सत्र प्रारंभ होने के बाद जो है अध्यादेश को पास कराना। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? साथियों, किसी विधानसभा में
सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 500 हो सकती है, 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। अब हो सकता है कि अब डिलिमिटेशन हो तो फिर इन सदस्यों की संख्या बढ़े, लेकिन अब तक 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी जो है वो न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है वो पहले बिहारी थे जो सीजेआई बने। ठीक है, 35वां नंबर है कि बीपीएससी के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बीपीएससी में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 6 है। अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 6 है। कह रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित होता हुआ आपको दिखाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? बिहार के पहले लोकायुक्त का नाम आपको बताना है कौन थे। इसका सही उत्तर है श्रीधर वासुदेव सोहनी। श्रीधर वासुदेव सोहनी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर है बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला जो क्षेत्र है, जो जिला है, वो है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में आपको सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति मिलेंगे। लगभग 7% अनुसूचित जनजाति आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। गया में एससी कम्युनिटी की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। एससी कम्युनिटी की गया में सबसे अधिक है और खगड़िया में सबसे कम आपको दिखेगा। गया में तो लगभग 30% तक जो है वो एससी जो है वो उनकी प्रतिशत अधिक दिखती है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? साथियों, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या एक ही है बिहार में, और वो है गोपालगंज। गोपालगंज में कितनी जो है वो लिंगानुपात है? तो वो 1021 है। पर जो है वो किलोमीटर स्क्वायर पे 1021 सॉरी 1000 पे कितनी है? तो 1021 जो है वो महिलाएं हैं। मैं बात कर रहा था जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या अगर घनत्व की बात करेंगे आप तो सबसे अधिक जो है वो शिवहर में आपको दिखेगा 1880 के आसपास। ठीक है, तो अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है? गोपालगंज में 1000 से अधिक है। और सबसे कम कहाँ है? 876 डिसेंडिंग ऑर्डर में मुंगेर में सबसे कम। ठीक है, कह रहा है प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? साथियों, प्लाईवुड उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वो है वैशाली। कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे अधिक वर्षा आपको देखने को मिलती है? साथियों, सबसे सर्वाधिक वर्षा जो है आपको पता है कि सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होगी। तो सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे अधिक वर्षा उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? एग्जैक्ट डेट बताइए। तो हर घर बिजली योजना की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2017 को की थी। 25 सितंबर 2017। कैसे याद रखेंगे? 5-2-7, अंतिम में 7 आना चाहिए। 25 सितंबर 2017। 25 सितंबर 2017 को जो है वो स्टार्ट उन्होंने की थी। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो कहलगांव विद्युत परियोजना जो है वो एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया। कह रहा है प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो है वो कहाँ है? साथियों, प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो है वो है राजगीर में। प्रसिद्ध नानक जलकुंड आपको दिखेगा राजगीर में। कह रहा है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? तो अररिया में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में है। कृषि रोड मैप 3 की जो कार्य अवधि है वो क्या है? अभी देखो कृषि रोड मैप 4 आ चुका है।
कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है 2017 से 22। 2017 से 22। और कृषि रोड मैप 4 जो है 23 से 28 है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? देखो, पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा साझा, सुपौल सीमा साझा पश्चिम बंगाल के साथ आपको दिखते हुए नहीं मिलेगा। किशनगंज भागलपुर सीमा साझा करता है। ठीक है। निम्नलिखित तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? साथियों, तराई क्षेत्र है उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती? तो टर्शियरी चट्टानें जो है वो तराई क्षेत्र में पाई जाएंगी। कह रहा है 50 नंबर के बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? ये पहले वाले ही प्रश्न है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का के विस्तार कहाँ है? तो साथियों, तो भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, यानी साउथ बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो है वो आप देखेंगे उसका विस्तार है। साउथ बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का लंबा विस्तार आपको दिखेगा। सेट जो 13 है इस तरीके से हमने कंप्लीट किया। 13 तक की डिस्कशन हमने कर ली है। अभी सेट 14 में है हम। सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? साथियों, लिपि क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मी लिपि थी। और भाषा क्या थी? वो प्रकृत थी। ये बात ध्यान रखना है, भाषा प्रकृत थी। प्रकृत भी ऑप्शन में होता है और आप प्रकृत मार के आते हैं, वो भाषा थी। लिपि ब्राह्मी थी। कहीं कहीं आरमाइक लिपि भी है, खरोष्ठी लिपि भी है, लेकिन वो जो है वो तक्षशिला वाला, जो गंधार वाला एरिया है, अफगानिस्तान के आसपास वाला एरिया, वहां आपको पाई जा रही है। लेकिन बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख में ब्राह्मी लिपि है। क्लियर है आपको? अगला है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया था। अपना अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने पावापुरी में दिया था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? साथियों, प्रथम जैन संगति की जो अध्यक्षता थी वो स्थूल भद्र ने की थी। क्या नाम था उनका? स्थूल भद्र ने की थी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये रिपीटेड प्रश्न है, हमेशा ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा 4 नंबर। और यहाँ आप चंद्रगुप्त मौर्य नहीं मारेंगे, हमेशा आंसर में होगा, आपको मारना होगा धनानंद। तो यहाँ आप जो है वो दिक्कत करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। धनानंद जो है वो सिकंदर महान के समकालीन था, ध्यान रखें। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? साथियों, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक ने जो है वो स्थापित किया। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। कालाशोक ने अस्थायी राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को जो है वो स्थापित किया था। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की जो है वो निर्माण कराई थी? तो शैलेंद्र वंश के जो शासक थे वो नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराते हैं। इस समय शासक होते हैं देवपाल। देवपाल के शासनकाल में एक बौद्ध मठ का निर्माण होता है। कह रहा है बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों की वसूली के का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो प्रोवाइड कर दी थी? तो आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर युद्ध के बाद। और बक्सर युद्ध के बाद जो है वो शाह आलम द्वितीय ही वो व्यक्ति होता है जो ये तीनों बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट्स किन्हें दे देती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? साथियों, मार्शल लॉ जो है वो पटना और आसपास के एरिया में मार्शल लॉ लागू किया गया था। यानी पटना, शाहाबाद, सारण, इन सब एरिया में जो है मार्शल लॉ लागू किया गया था। ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। 8 नंबर को आप स्टार मार सकते हैं। 9वां प्रश्न है कि पटना के बिहिटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से जो है वो गठन कब किया था? तो औपचारिक रूप से किसान सभा की जो गठन है बिहिटा में
वो साथियों 4 मार्च 1928 को हुई थी। 4 मार्च 1928 को जो है किसान सभा की जो है वो गठन हुई थी। कह रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो शाहपुर से खिलजी कालीन जो है सिक्के प्राप्त हुए, यानी भोजपुर से खिलजी कालीन के सिक्के प्राप्त हुए। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा की थी? तो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार की यात्रा जो है वो शाहजहां के समय की थी। और वहीं अगर हमने आपसे कहा कि बर्नियर जो अंग्रेज यात्री थे वो किसके समय आए थे, तो वो औरंगजेब के समय आए थे। ये बात ध्यान में रखना। किस मुगल सम्राट का पुत्र जिनका नाम राजकुमार परवेज था, उन्हें बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? तो राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो राजकुमार परवेज जो है वो जहांगीर के पुत्र थे और ये बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए थे। और कोई पहला मुख्यमंत्री ऐसा था जो सीधे सीधे मुगल साम्राज्य की सत्ता यानी पीएम बनने से पहले जो है वो सीएम का उपाधि इन्होंने ली थी। तो परवेज जो है वो बिहार के मुगल साम्राज्य थे के जो है वो सूबेदार के रूप में आपको दिखते हैं, जहांगीर के बेटे थे। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो शाइस्ता खां ने ब्रिटिश व्यापार के ऊपर कर लगा दिया था, जिसके कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने हुगली शहर को लूट लिया। अंग्रेज द्वारा बिहार में फौजदारी शासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के बाद पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे उनका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट पटना के पहले अंग्रेज अधिकारी के रूप में आपको दिखते हैं, अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में दिखते हैं। कह रहा 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 37वां, वो बिहार के गया में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा आसान सा प्रश्न है। चितरंजन दास, सीआर दास ही इसके अध्यक्ष थे। और यह 37वां अधिवेशन था जो गया में हुआ था 1922 का। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 लोगों ने जो है वो भाग लिया था, यानी 1886 के आसपास ये हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में जो है इन्होंने की थी, 1929 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है वो 16 दिसंबर 1916 में हुई थी। 16 दिसंबर 1916 में। चंपारण में तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे? तो 3/20, तीन कठिया मतलब 3/20 भाग के लिए जो है किसान अपनी भूमि का 3/20 भाग पे जो है वो नील की खेती करने के लिए जो है बाध्य थे। ये एग्रीमेंट में लिखा होता था। इसे ही 3 कठिया सिस्टम कहते थे। कहते हैं बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? साथियों राजेंद्र प्रसाद ने वकालत असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो छोड़ी थी। और ये एक बड़ी घटना के रूप में आप देखते हैं। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग के रूप में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग के रूप में गिरफ्तार होने वाली जो पहली महिला थी, इनका नाम था श्रीमती सरस्वती देवी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें जितना स्टार मार्क मारना है उसको मार दीजिए। श्रीमती सरस्वती देवी जो है पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी।
कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? ये भी बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है। बांकीपुर जेल में इन्हें भेजा गया था। बांकीपुर जेल में जो है इन्हें भेजा गया था 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके। कह रहा है प्लासी के युद्ध 1757 के बाद बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया? तो साथियों, बिहार का उपनवाब जो है वो मीरन को बनाया गया था। मीरन जो मीर जाफर का बेटा हुआ करता था, इसे बिहार का उपनवाब बनाया गया। 24वां नंबर है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आए थे? तो मोहम्मद सादिक जो हैं वो जहांगीर के समय बिहार आए थे। मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री थे जो जहांगीर के समय बिहार आए थे। कह रहा है कि बिहार में अंतिम अफगान शासक का नाम बताइए। साथियों, दाऊद खां जो है अंतिम अफगान शासक था। जो बिहार का अंतिम अफगान शासक जो है वो दाऊद खां था। कह रहा है बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? साथियों, जलोढ़ मृदा का विस्तार लगभग 90% जो है बिहार के भाग ऐसे हैं जहां जलोढ़ मृदा का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि किस मिट्टी में धान का उत्पादन उपयुक्त माना जाता है? कौन सी मिट्टी है जहां धान का उत्पादन जो है वो उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी में धान का उत्पादन उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस खादर मिट्टी में जो है पानी, धान को बहुत पानी भी चाहिए, ठीक है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, बहुत बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, और खादर मिट्टी में इन सारी चीजों की उपलब्धता होती है। यही कारण है कि इसे धान के लिए उपयुक्त माना जाता है। किस नदी को नारायणी नदी के नाम से जानते हैं? साथियों, नारायणी नदी जो उपनाम है वो गंडक नदी का उपनाम है। ठीक है, गंडक नदी का उपनाम जो है वो नारायणी नदी है। कह रहा है कि मेची किस नदी की सहायक नदी है? आपको पता है कि कोसी मेची प्रोजेक्ट आपने सुना ही होगा, तो कोसी की तो सहायक नहीं होगी, महानंदा की सहायक है मेची। मेची जो नदी है वो महानंदा की सहायक है। कह रहा है गौतम बुद्ध वन अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? तो ये है पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध वन अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? ओ सॉरी, गौतम बुद्ध वन अभ्यारण्य जो है, देखिए, गया में है। गौतम बुद्ध वन अभ्यारण्य का है गया में। और एक चीज आपको बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पश्चिम चंपारण में क्या है? तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। ठीक है, पश्चिम चंपारण में जो है आप एक चीज देख पाएंगे कि सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, वो पश्चिम चंपारण में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पश्चिम चंपारण आपके लिए है। और एकमात्र जिला जो आप देखेंगे कि यूपी और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है वो पश्चिम चंपारण है। तो इसलिए, जो कि यहाँ फैक्ट में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए जो है मुझे बताना पड़ा। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है भाई? तो वो गया में है। आगे बढ़ते हैं। 31वां नंबर है कि बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो जितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं उतने ही जिले जो हैं वो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। बिहार के 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और 8 ही जिले जो हैं वो झारखंड के साथ भी सीमा साझा करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर है, 32वां नंबर समझिए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? पूर्व मध्य रेलवे का जो है वो हाजीपुर में है, वैशाली में है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? यानी ये तीनों की संयुक्त परियोजना कौन सी परियोजना है? बिहार की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो है वो बाण सागर परियोजना जो है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? साथियों, खरीफ फसल का कौन सा उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धान, ज्वार, बाजरा। ये सारे खरीफ फसल के जो है वो उदाहरण है। खरीफ फसल के उदाहरण जो है धान, ज्वार, बाजरा खरीफ फसल के उदाहरण है। ये इसमें बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि
कि धूप में खड़ा रहने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। धान की, बाजरा, ज्वार, ऐसे इस तरीके को जो है आप याद रख सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? साथियों, बिहार को पढ़ रहे हैं, बिहार ही होगा। देश का पहला राज्य जो है वो वर्मी कंपोस्ट में व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। कह रहा है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहां आपको देखने को मिलेगा? साथियों, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो उदयपुर वन अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध वन अभ्यारण्य अभी हमने देखा, गौतम बुद्ध कहाँ है भाई? गया में है। पंत वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजगीर में है। तो ये कैमूर लिखा है, यानी यही सी ही उत्तर होगा। सी सही नहीं है, यानी सी को जो है आप गलत मारिए, सी को ही काटिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पंत वन जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? राजगीर में। संजय गांधी जैविक अभ्यारण्य जो है वो पटना में है। अब इनका नाम भी चेंज हो चुका है संजय गांधी जैविक अभ्यारण्य का। नया नाम क्या है? एकदम बिल्कुल कमेंट करेंगे आप। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मुझे जो भी दिख रहा है सारे को जीआई टैग मिला है। मगही पान हो, शाही लीची हो, कतरनी चावल हो, ये सारे को जीआई टैग जो है वो, मिर्चा जो है वो, धान हो, इन सारे को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से एक से अधिक को जीआई टैग मिला है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो जिला कौन सा है? साथियों, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वो शिवहर, अभी हमने चर्चा करी थी, 1880। ठीक है, और कैमूर में लगभग 400 के आसपास का जो है जनसंख्या घनत्व मिलेगा पर किलोमीटर स्क्वायर पे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? साथियों, पुरुष प्रतिशत है वो बिहार में ओवरऑल साक्षरता दर की फिगर है। यानी कि जनगणना 2011 को देखेंगे तो बिहार की कुल साक्षरता दर जो है 61.8% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है। वहीं अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात करेंगे वो 51.5% है। क्लियर होना चाहिए आपको। यानी कि पुरुष की 61.8, सॉरी 71.2, और महिला की 51.5%, और ओवरऑल जो आप देख पाएंगे वो 61.8% है। वहीं अगर आपको बात करनी हो सर्वाधिक साक्षरता दर, वो रोहतास की है। और रोहतास की कितनी सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो 71.2 से भी अधिक होगा, यानी 73.37%। 73.37% रोहतास की है। और न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो आप पूर्णिया की कहेंगे, 51.08%। सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें वो रोहतास की होगी। और रोहतास में पुरुष साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक कितना दिखेगा भाई? तो वो 82.88% दिखेगा। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करेंगे वो रोहतास में दिखेगा, वो 62.97% दिखेगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 41.68% जो है वो सहरसा में दिखेगा। तो हो सकता है कि इसमें कुछ डेटा जो है आप अपने अनुसार, याद के अनुसार मुझे ऐसे बोलनी पड़ रही है। तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो सहरसा में है महिलाओं में। और महिलाओं में अधिकतम साक्षर, देखो कितनी दुनिया में कितनी जो भी साक्षरता दर है बिहार के अनुसार, बिहार में जितनी साक्षरता दर है सब में सबसे ऊपर कौन है? वो रोहतास है। लेकिन लेकिन आप यहां रुकेंगे, अगर आपसे शहरी साक्षरता दर पूछते, शहरी साक्षरता दर में सबसे अधिक कौन है, तो वो कैमूर है, रोहतास नहीं है। ठीक है, तो यहां फंस सकते हैं आप। ठीक है, और जनसंख्या 2011 जब पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर करेंगे। अभी देखो हमने इतनी सारी डिस्कशन करी, बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि ये क्यों डिस्कशन कर रहे हो सर, आगे बढ़ो। तो ये इसलिए, ये आप देखोगे कि एक्सप्लेनर जब ज्यादा होता है तो बच्चे जो हैं वो उलबुला जाते हैं कि नहीं
जल्दी सेट पूरा करनी है, उनके साइकोलॉजी से जो है वो खेलने की बात हो रही है। कह रहा है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? साथियों, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जो है वो 483 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। बिहार विधानसभा की कौन सी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? साथियों, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित जो सीट है, ये महा 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है। वो है कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी जो है अनुसूचित जन जनजाति हेतु आरक्षित है। 2 ही सीट आरक्षित है बिहार में, तो हो जाएगा डी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, श्री राम दयालु सिंह। के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। किसी राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो केंद्र में लागू होता है वो राज्यों में भी लागू होता है। कह रहा है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसे 5 इकाइयों में जो है वो विभाजित किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 5 इकाइयों में जो है वो विभाजित किया गया है। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? साथियों, सचिवालय का जो प्रधान होता है वो होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? साथियों, जिला परिषद का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का क्या नाम था? तो महामाया प्रसाद जो है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये ध्यान रखनी है। साथियों, बिहार जीके की पूरी सेशन करते करते हम सेट 15 तक पहुंच चुके हैं। मतलब मुख्यतः जो पूरा 60 सेट है उसमें 30 सेट जो है वो नए क्वेश्चन से है, उसमें पीवाईक्यू शामिल है। सारी चीजें मैंने आपको बार बार बताई है, इसमें पीवाईक्यू और सारी चीजें एक साथ मिलाकर नए नए क्वेश्चंस भी इसमें ऐड करके जो है वो देखेंगे। कुछ सेट जो है डेडिकेटेड बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे जो है डेडिकेटेड हो गए। कुछ सेट जो है वो फॉरेस्ट जो सर्वे है उन पे डेडिकेटेड होगा। तो मतलब आप देखेंगे कि 30 सेट जो है वो यूनिक सेट है। इसके बाद जो अंतिम 30 सेट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मुख्यतः जो 30 सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1500 क्वेश्चंस। और इसमें हम सेट 15 पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये कि हम लगभग आधे पे पहुंच चुके हैं। जो यूनिक क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज्यादा बातचीत में अपना समय नहीं बर्बाद करते हुए हम सेट को शुरुआत करते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर आपके साथ, अगर आपको अच्छी हमारी पूरी डिस्कशन लग रही है तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइबर ज्यादा होगी धीरे धीरे तो ही जो है ये पूरा काफिला चलेगा आगे, वरना फिर वो डेडिकेशन नहीं मिलता कि आप तक जो है वो सिर्फ पीडीएफ पढ़ के आपको बताया जाए। ठीक है, बाद में डिस्कशन करेंगे। एक्सप्लेनर पूरी वीडियोस जो है वो आएगी, लेकिन एक्सप्लेनर जो वीडियोस होगा उसका जो पूरा रेफरेंस होगा वो बहुत अलग होगा। ठीक है, तो सेट 15 तक आते हैं। सेट पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? साथियों, राज्यपाल की जो वेतन है वो 3.5 लाख है। बिहार में राज्यपाल की वेतन कितनी है? 3.5 लाख है। कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, आपको पता है। और उनमें एक है राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति, वो भी राज्यपाल के पास होती है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपको योग्यताएं क्या है, यानी विधायक अगर आपको बननी है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आप भारत के नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, 25 वर्ष की आयु हो, यानी सारे एक से अधिक चीजें चाहिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए, यानी विधायक बनने के लिए। कह रहा है विधानसभा के सदस्य के कार्य संचालन हेतु
जो कोरम है, गण पूर्ति है, वो कुल सदस्य का कितना भाग होना चाहिए? साथियों, गण पूर्ति जो है वो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होने पे ही जो है वो कार्य संचालन विधानसभा का हो सकता है, यानी कोरम 1/10 होगा तभी चलेगा। कह रहा है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? जैसे जितना राज्य का कार्यकाल क्या होगा? साथियों, विधान परिषद तो शाश्वत है। विधान परिषद जो है वो आ, ऐसा नहीं होता कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है हमेशा। विधान परिषद में तो परमानेंट हाउस है, ये जो है वो बंद नहीं होता, लेकिन इसके इंडिविजुअल मेंबर्स की कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होती है। तो अगर सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा है कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये शाश्वत है, परमानेंट हाउस है। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो मुझे पहले अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या है, और आपके दिमाग में विधान परिषद देखते ही आपको लग जाएगा 6 वर्ष। नहीं, ये विधान परिषद का कार्यकाल है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछता तो 6 वर्ष आप मार सकते हैं। कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव में कुल कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? साथियों, गांव में जो जो है 7,000 की जनसंख्या होना अनिवार्य है। मैंने पहले भी इसकी जो है डिस्कशन आपसे की है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन के लिए गांव में 7,000 की जनसंख्या होना अनिवार्य। कहता है राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्य महिला आयोग के सदस्यों का। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के अनुसार बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत अगर जिला की बात करें तो इसमें जो है वो कैमूर भी आता है, बक्सर भी आता है, नालंदा भी आता है। तो डी हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करें, निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है वो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे पहले बिहार के? महामाया प्रसाद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला है। भारत रत्न से सम्मानित 1962 में हुए हैं। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई है। यानी बिहार में गंगा की जितनी लंबाई है उतना ही बिहार का जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है बिहार का पूरा विस्तार है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जानते हैं? खादरकोह के नाम से किस जलप्रपात को जानते हैं? ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जानते हैं। दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जानते हैं। बलथर मिट्टी की प्रकृति क्या होती है? साथियों, बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए यहाँ जो है अधिक फसल जो होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ अलग तरीके की फसलें जो है आपको देखने को मिलेगी। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो पोटेशियम ज्यादा होता है बांगर मिट्टी में। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? साथियों, बिहार में भीषण भूकंप 1934 के साल में आया था। बहुत ही भीषण भूकंप था। कह रहा है कि पुस्तक टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है अनामिका। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? अनामिका। मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कह रहा है बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो है वो मुजफ्फरपुर में की गई। चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मुजफ्फरपुर में। बिहार में कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है?
तो 51,000 की राशि दी जाती है कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा 51,000 की राशि दी जाती है। निम्नलिखित में से बिहार में किसे राजनीति का संत कहा जाता है? बिहार में किसे राजनीति का संत कहा जाता है? तो इसे भोला पासवान शास्त्री को बिहार में राजनीति का संत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में केरल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं साथियों? केरल केवाल मिट्टी के नाम से कौन जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी के नाम से जो है वो जानते हैं। 23वां नंबर है कि निम्न में जो विकल्प है उनमें से कौन सी नदी दक्षिण गंगा से गंगा नदी में मिलती है? सॉरी, निम्न में से कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा में गंगा में आके मिलती है? दक्षिण दिशा से गंगा में आके मिलती है, यानी साउथ बिहार में बहती है और गंगा में जाके मिलती है। तो वो कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर होगा, तो ये इसमें तो जितनी सारी नदियां हैं वो तो दक्षिण बिहार में बहती है और सारी जो है गंगा में मिलती है। तो सोन भी है, पुनपुन, कर्मनासा, फल्गु, ये सारी गंगा में नदी मिलती है और साउथ बिहार से ही गंगा में मिलती है। दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली सारी नदियां जो है गंगा में मिलती है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जानते हैं? घोघा झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, घोघा झील के नाम से जो है वो गोगाबिल झील को कहते हैं। गोगाबिल झील को घोघा झील के भी नाम से जानते हैं। 25वां नंबर है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। कहता है परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हमने अभी भी डिस्कस किया है। जीवित गुप्त द्वितीय, क्या नाम था उसका? जीवित गुप्त द्वितीय। ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो ध्वस्त किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी में बिहार का भ्रमण किया था, 7वीं शताब्दी में। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासन ने की थी? तो नालंदा महाविहार की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ये बार बार क्वेश्चन आपको आएगा, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जिन्होंने पाल वंश की गरिमा को फिर से वापस कराया, ये इस व्यक्ति का क्या नाम था? इसका नाम था महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम को पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो साथियों, नालंदा में जो है देवपाल के समय ही जो जावा के शासक थे बालपुत्र देव, हाँ, तो उनके अनुरोध पे एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में जो है वो देवपाल ने दिए थे। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। क्या है? मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया था? यानी आपसे मखदूम शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इब्राहिम खान ने बनाया था। किसने बनाया था? इब्राहिम खान ने मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनाया था। इब्राहिम खान ने मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनाया था। 33वां नंबर देखिए, कह रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने जो है वो अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? साथियों, कर्नाट वंश जो है 1378 में जो है इसका पूर्णतः अंत होता हुआ दिखेगा आपको। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर है मुबारिज खां। मुबारिज खां सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है तुर्कों ने। तुर्कों ने बिहार को विहार नाम दिया था। अमर सिंह ने अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? साथियों, इसको गोरखपुर जेल में अमर सिंह को रखा गया था। बीर कुंवर सिंह के भाई थे ये।
चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में इनमें से कौन जो है वो सम्मिलित थे? चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो साथियों, इसमें जो सम्मिलित थे उसमें आप देखेंगे कि महात्मा गांधी सम्मिलित थे और उसके अध्यक्ष जो है FC सलाइव थे। ठीक है, और आप देख पाएंगे कि उसमें राम नौवी प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। तो इसका सही उत्तर जो है डी, यानी ABC, ये तीनों चंपारण जो है वो समिति के सदस्य थे। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? 1923 में स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो इसका सही उत्तर है नारायण प्रसाद। बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपने प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के पहले प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर होगा मलिक अलाउद्दीन जानी। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, मिस आप किसको करेंगे? जान को। इस तरीके से हमने आपको याद कराया था इसके। ठीक है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज की जो है पूरी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें आपको देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने वाले इनमें से कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण राज्य स्थापित करने वाला व्यक्ति के रूप में देखा जाता है 185 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में सर विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स ने की थी। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो ये 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, ये बात बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व पे अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? कौन से जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रथम जैन संगति स्थूलभद्र के पूरी अध्यक्षता में हुआ था। तो दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो जाता है प्रथम जैन संगति में ही। 47वां नंबर है कि बिहार के किस क्षेत्र में अंग महाजनपद का जो है वो विस्तार था? तो भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में अंग महाजनपद का विस्तार था और जिनकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? साथियों, हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है नागदशक। नागदशक जो है हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। 50वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए? अशोक के स्तंभ लेख जो है वो प्राप्त किए हुए हैं कहाँ? चंपारण से। चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हमने सेट 15 को भी कंप्लीट किया है।